दोस्तों नमस्कार। हिंद की सोच में आपका स्वागत है। भारत के लिए 16 दिसंबर 2025 का दिन गर्व का दिन होता है। इसी दिन 1971 में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी। लाखों भारतीय सैनिकों की बहादुरी और मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर 13 दिन की जंग ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का समर्पण कराया था। ढाका में जनरल नियाजी ने भारतीय कमांडर जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने हथियार डाले थे। यह जीत सिर्फ युद्ध की नहीं, मानवता की थी, जिसमें पाकिस्तानी फौज के अत्याचारों से बंगाली लोगों को मुक्ति मिली थी। लेकिन 54 साल बाद अब बांग्लादेश फिर उन कट्टरपंथी ताकतों के चंगुल में फंसता दिखाई दे रहा है जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान का साथ दिया था। जमाते इस्लामी, जो तब बांग्लादेश के जन्म का विरोध कर रही थी, आज फिर सिर उठा चुकी है। भारत ने जिस देश को आजाद कराया, वहां हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले, मंदिर तोड़े जाना और इस्लामी चरमपंथ की वापसी को देखना बेहद दर्दनाक है। याद कीजिए, 1971 की जंग की जड़ें बहुत ही गहरी थी। पाकिस्तान में पश्चिमी हिस्से का पूर्वी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, उस पर बहुत दबदबा था। बंगाली भाषा संस्कृति को दबाया जा रहा था। 1970 के चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने भारी जीत हासिल की, लेकिन पाकिस्तान ने सत्ता नहीं सौंपी। 25 मार्च 1971 को ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू हुआ। पाक फौज ने बंगालियों पर कहर बरपाया, लाखों मारे गए, महिलाओं पर अत्याचार हुए, करोड़ों शरणार्थी भारत आ गए। भारत ने मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग दी, हथियार दिए। 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया तो भारत ने पूरी ताकत से जवाब दिया। नौसेना, वायुसेना और थल सेना ने मिलकर पाक को हराया। 16 दिसंबर को दुनिया के इतिहास में सबसे बड़े सैन्य समर्पण को अंजाम दिया। इस जंग में जमाते इस्लामी की भूमिका बड़ी खतरनाक तरीके की थी। 1941 में मौलाना मदूदी द्वारा स्थापित यह संगठन पाकिस्तान का समर्थक था। पूर्वी पाकिस्तान में गुलाम आजम के नेतृत्व में जमात ने बांग्लादेश की आजादी का विरोध किया। उन्होंने पीस कमेटी बनाई, रजाकार, अल बदर जैसे मिलिशिया गठित किए गए, जो पाक फौज के साथ मिलकर बंगाली राष्ट्रवादियों, हिंदुओं और बुद्धिजीवियों पर अत्याचार करते थे। हत्याओं, बलात्कार, लूट में जमात के लोग शामिल होते थे। आजादी के बाद जमात बैन हो गई। गुलाम आजम पाकिस्तान भाग गए, लेकिन 1975 में मुजीम की हत्या के बाद सैन्य शासन में जमात फिर सक्रिय हुई। जियाउर रहमान ने उन्हें वापस बुलाया। शेख हसीना की सरकार, जो 2009 से 2024 तक थी, उसने जमात पर सख्ती दिखाई। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल बनाया गया, जहां जमात के कई नेताओं को 1971 के अपराधों के लिए सजा हुई। मोतिउर रहमान निजामी को 2016 में फांसी दी गई। अब्दुल कादिर मुल्ला, दिलावर हुसैन, सईद जैसे नेताओं को मौत की सजा मिली। जमात की रजिस्ट्रेशन 2013 में कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि जमात का चार्टर धर्म को लोकतंत्र से ऊपर रखता था। 2024 में हसीना ने जमात और उसकी स्टूडेंट विंग छात्र शिविर को आतंकवादी घोषित कर बैन कर दिया। लेकिन 2024 जुलाई अगस्त में स्टूडेंट प्रोटेस्ट से हसीना की सरकार गिरा दी गई। उसमें छात्र शिविर से जुड़े कथित छात्रों ने जमकर हिंसा की। हसीना की पार्टी के लोगों को निशाना बनाया गया, हिंदुओं पर अत्याचार किए गए और पूरे बांग्लादेश को सुलगा दिया गया। शेख हसीना भारत भाग गई। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी और अगस्त 2024 में ही छात्र शिविर और जमात पर से बैन हटा दिया गया। यही नहीं, जून 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने जमात का रजिस्ट्रेशन भी बहाल कर दिया और इसी के साथ वो माहौल तैयार हो गया जब अगले चुनाव में जमात के लोग सत्ता में भी जाएं। शेख हसीना के सरकार गिरने के बाद से बांग्लादेश में अराजकता है। 2024 अगस्त से हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हुए हैं। बांग्लादेश में मंदिर तोड़े गए, घर जलाए गए, हिंदू परिवारों पर अत्याचार हो रहे हैं। सड़कों पर जमात के झंडे लहराते दिख रहे हैं तो हिंसा में छात्र शिविर के लोग शामिल पाए जा रहे हैं। इसके बावजूद उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उल्टे मोहम्मद यूनुस जैसा कट्टरपंथी इन हमलों का बचाव कर रहा है और कह रहा है कि ये हिंसा और हमले राजनीतिक हैं, सांप्रदायिक नहीं है। इनके बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। जमात की वापसी से बांग्लादेश की राजनीति इस्लामिक कट्टरपंथी की तरफ मुड़ती चली जा रही है। शेख हसीना ने जिस बांग्लादेश को सेक्युलर बनाए रखने के लिए पूरी ताकत लगा दी, उस पूरे ढांचे को ही ढहा दिया गया।
शेख हसीना के पार्टी तक को बैन कर दिया गया है ताकि जमात जैसी कट्टरपंथी ताकतें सत्ता हासिल कर सके और उदारवादी लोगों को खत्म कर सके। हालांकि अब जमात खुद को मॉडरेट बताती है, 1971 के लिए माफी मांगने की भी बात करती है, लेकिन उसकी जो बातें हैं वो बिल्कुल क्लियर नहीं होती। 54 साल बाद विजय दिवस पर सवाल उठता है कि भारत ने जो आजादी दिलाई, क्या वह सुरक्षित है? कट्टरता की वापसी से अल्पसंख्यक डरे हुए हैं, जमात की रैलियां हो रही है। बांग्लादेश के हालात को देखते हुए साफ दिखने लगा है कि बांग्लादेश के इतिहास, वर्तमान और भविष्य का एक चक्र पूरा हो चला है। साल 1947 में जिस इस्लाम के लिए बांग्लादेश यानी कि पूर्वी पाकिस्तान का गठन हुआ था, वहां बीच के समय में बांग्ला पहचान से जोर जरूर पकड़ा था, लेकिन फिर से बांग्लादेश उसी इस्लामी कट्टरता की तरफ बढ़ गया है, जिसकी वजह से पूर्वी पाकिस्तान के तौर पर भारत से अलग हुआ था। भले ही 1971 के बंग मुक्ति के बलिदानों का सपना धर्मनिरपेक्ष समावेशी बांग्लादेश था, लेकिन आज कट्टरपंथ सिर उठा रहा है। ये ना सिर्फ बंगवासियों के लिए भविष्य में चुनौतियां खड़ा करेगा, बल्कि भारत जैसे पड़ोसी देश के लिए भी पूर्वी सीमा पर सुरक्षा जैसे खतरा खड़े करेगा। ऐसे में जरूरत है कि भारत सतर्क रहे। यही नहीं, भारत को उन इस्लामी कट्टरपंथियों के फन भी तुरंत कुचलने के लिए तैयार रहना चाहिए, जो सपने में भी कभी भारत को बुरी नजर से देखने की कोशिश करे। मिलता हूं अगले एपिसोड में कुछ इस तरह के वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।